हेलो गाइस, वेलकम क्रिएटर्स। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग करेंगे क्लास 12 एजुकेशन की क्लास। और एजुकेशन की क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। उस पर हम लोगों ने वैदिक कालीन शिक्षा पढ़ी थी। वैदिक कालीन शिक्षा क्या होती है, उसमें कौन सा संस्कार होता था, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जान ली। और उसमें जो विशेषताएं थी वो आज हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं, ये आज आप लोगों का सेकंड पार्ट होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने वो क्लासें नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए, आप लोगों को क्लास मिल जाएगी। तो आज हम लोग करेंगे सेकंड पार्ट और इसमें पढ़ेंगे वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं। तो हम प्राचीन वैदिक कालीन शिक्षा पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर। उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक कालीन या गुरुकुल शिक्षा प्रणाली जो है उसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इस शिक्षा प्रणाली में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता हम लोग जान लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले ये हम लोग जान लेते हैं कि जो वैदिक काल है उसमें जो गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्र होते थे उनको क्या कहा जाता था। तो जो वैदिक काल है उसमें जो गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्र होते थे उनको क्या कहा जाता था। तो वैदिक कालीन शिक्षा में गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्रों को अंतेवासी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? अंतेवासी के नाम से जाना जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इसको जान रहे हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा गया है कि जैसे इस प्रकार से पूछा जाता है वैदिक कालीन शिक्षा में कौन सा संस्कार होता है, तो उपनयन होता है, ये हम लोगों ने जाना था। उसी प्रकार से ये भी पूछ लिया जाता है कि वैदिक कालीन शिक्षा में जो गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे, जो छात्र जाते थे, उनको किस नाम से जाना जाता है। तो उनको अंतेवासी के नाम से जाना जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पहली विशेषता तो हम लोग जानते हैं वैदिक कालीन शिक्षा की क्या है। पहली है शैक्षिक स्वायत्तता। मतलब वैदिक कालीन शिक्षा में क्या था? शैक्षिक स्वायत्तता थी। जो शिक्षा थी वो इस पर किसी का नियंत्रण नहीं था, उस पर राज्य या जो राजा होते थे किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता था। वैदिक कालीन शिक्षा बाह्य नियंत्रण से क्या थी? पूर्णतः मुक्त थी। उस पर जो राज्य होता है, शासन होता है, किसी का क्या था? कोई नियंत्रण नहीं था। और जो शिक्षा थी वो गुरुकुल के आचार्य के आदेशों एवं निर्देशों का पालन करते हुए चलाई जाती थी। जो शिक्षा होती थी वहाँ पर जो भी आचार्य होते थे वो जिस प्रकार से अपने आश्रम को चलाना चाहते थे, जिस प्रकार से शिक्षा देना चाहते थे, वो अपने आदेश और निर्देश बनाते थे और उन्हीं नियमों के अनुसार क्या करते थे? वो कार्य करते थे। जो शिक्षक थे वो पूर्णतः क्या थे? बाह्य नियंत्रण से मुक्त होकर या स्वतंत्र होकर कार्य करते थे। जो वहाँ पर शिक्षक थे, जो वहाँ पर शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते थे, वो पूर्णतः बाह्य नियंत्रण से मुक्त थे, क्योंकि उन पर कोई बाहरी दबाव या जो प्रेशर होता है वो नहीं होता है। तो क्योंकि राज्य जो था वो किसी प्रकार का नियंत्रण शिक्षा पर नहीं करता था। जो भी गुरुकुल होते थे वहाँ पर जो आचार्य होते थे वो स्वयं अपने आश्रम के लिए जो नियम कानून या जो भी आदर्श या निर्देश बनाने होते थे वही बनाते थे और उन्हीं के अनुसार क्या करते थे? अपने आश्रम को चलाते थे। तो स्वायत्तता क्या होती है कि मतलब जो शैक्षिक स्वायत्तता क्या थी? जो भी ऋषि होते थे वो अपने अनुसार क्या करते थे? अपने आश्रम में जो गुरुकुल में अंतेवासी छात्र होते थे उनको पढ़ाने का कार्य करते थे। अगला है सार्वजनिक तथा निःशुल्क शिक्षा। तो जो सार्वजनिक का मतलब होता है जो शिक्षा थी वो सबके लिए थी और कैसी थी? निःशुल्क थी। किसी प्रकार का शुल्क जो वैदिक कालीन शिक्षा में गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ने जाते थे उनको नहीं देना होता था। किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होता था। गुरुकुल में प्रवेश के लिए कोई शुल्क नहीं था, बिल्कुल फ्री, निःशुल्क थी। और साथ ही संस्कार के बाद, उपनयन संस्कार के बाद छात्रों को प्रवेश मिलता था। केवल उनको क्या होता था? 8 वर्ष की आयु तक जब बालक हो जाता था तो वो गुरुकुल में प्रवेश के लिए जाता था, तो वहाँ पर उससे कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। केवल उपनयन संस्कार होता था और संस्कार के बाद बालक को गुरुकुल में प्रवेश मिल जाता था। और वहाँ पर वो क्या करता था? वो सभी दैनिक अपने कार्यों को करता था, आश्रम के कार्यों को करता था। यही उन लोगों का क्या था? वही उन लोगों का शुल्क था कि वहाँ पर वो आश्रम के कार्यों को करते थे, अपने कार्यों को स्वयं करते थे। वहाँ पर अन्य किसी प्रकार का पैसे के रूप में शुल्क नहीं लिया जाता था। तो ये होता है सार्वजनिक तथा निःशुल्क शिक्षा, मतलब सबके लिए थी। अगला है अन्य प्रकार की शिक्षण संस्थाएं। अन्य प्रकार की शिक्षण संस्थाएं कौन कौन सी वैदिक कालीन शिक्षा में थी? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैदिक कालीन शिक्षा की अन्य प्रकार की शिक्षण संस्थाएं कौन कौन सी। पहला तो गुरुकुल हो गया, उसके अलावा कौन कौन सी है? तो पहला है अन्य प्रकार में कौन कौन सी? पहली है चरण। तो चरण क्या था? ये भी पूछा जाता है। चरण क्या था? इसमें एक शिक्षक एक वेद की शिक्षा देता था। तो चरण क्या है? चरण वो है जिसमें एक शिक्षक क्या करता है? एक वेद की शिक्षा देता है, वो चरण कहलाता है। चरण का मतलब क्या है? जिसमें एक शिक्षक क्या है? केवल एक वेद की शिक्षा देगा। मतलब अगर
कोई ऋषि वेद जो शिक्षक है वो केवल दे रहे हैं, तो मान लीजिए वो आपको केवल यजुर्वेद पढ़ा रहे हैं, उसके अलावा वो आपको कोई वेद नहीं पढ़ाएंगे, तो वो क्या है, जो यजुर्वेद के ज्ञाता है वो चरण है। तो चरण क्या है, जिसमें केवल जो शिक्षक है वो केवल एक वेद की शिक्षा देगा, अन्य कोई भी शिक्षा आपको नहीं देगा। तो हम लोगों ने जाना था ना वेद कितने थे, तो 4 थे। कौन सा था, ऋग्वेद, और गलती से मुझे लगता है मेरे मुंह से वो जो यजुर्वेद होता है वो निकल गया था कि सबसे प्राचीन है, लेकिन आपका जो ऋग्वेद है वही सबसे प्राचीन है और वही सबसे प्राचीन वेद के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक बार फिर से याद कर लीजिएगा, जो आपका सबसे पहला वेद कौन सा है, ऋग्वेद है, और साथ ही सबसे प्राचीन वेद भी ऋग्वेद है, यजुर्वेद सेकेंड वेद है आप लोगों का। तो जो चरण था उसमें क्या था, चरण पे हम लोग फिर से आ जाते हैं। चरण क्या था, चरण इसमें क्या होता है, इसमें केवल एक शिक्षक एक वेद की शिक्षा देता है और दूसरे वेद की नहीं देगा। अगर वो यजुर्वेद का ज्ञाता है तो वो केवल आपको यजुर्वेद का ज्ञान देगा, उसके अलावा कोई भी वेद आपको वो नहीं पढ़ाएगा। तो ये क्या कहलाता है, चरण कहलाता है। अगला है घटिका। तो अन्य शिक्षण संस्थाओं में पहला चरण हो गया जिसमें एक शिक्षक केवल एक वेद की शिक्षा देगा। दूसरा क्या है, घटिका। तो घटिका क्या होती, इसमें शिक्षक धर्म तथा दर्शन की उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं। तो घटिका में क्या होता है, कई शिक्षक धर्म तथा दर्शन की उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं। घटिका क्या है, तो घटिका में जो कई शिक्षक मिलकर के जो शिष्य होता था उसको धर्म और दर्शन की उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं। तो ऐसी कौन सी शिक्षण संस्था, ये वो शिक्षण संस्था कौन सी है जिसमें धर्म तथा दर्शन की उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है, तो वो घटिका है। कौन सी है, घटिका है। चरण क्या है, जिसमें एक शिक्षक केवल एक वेद की शिक्षा देता है, वो चरण है। घटिका क्या है, जिसमें कई शिक्षक धर्म दर्शन की उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं, वो घटिका कहलाती है। तो हम लोगों ने 2 शिक्षण संस्थाएं जानी है अन्य में। तो अगला हम लोगों की शिक्षण संस्था कौन सी, अगली है टोल। अभी तक हम लोगों ने क्या जाना, अभी तक हम लोगों ने चरण और घटिका जाना है। तो टोल क्या होता है, टोल को जान लेते हैं। इसमें केवल एक शिक्षक संस्कृत भाषा की शिक्षा देता था। तो टोल क्या था, टोल वो शिक्षण संस्था है जिसमें केवल एक शिक्षक होता था और कौन सी भाषा की शिक्षा देगा, तो संस्कृत, केवल संस्कृत भाषा की शिक्षा देता था। तो वो संस्था क्या कहलाती, वो शिक्षण संस्था टोल थी। इसके पहले हम लोगों ने चरण और घटिका जाना, ये टोल है। तो टोल में क्या होता, केवल एक शिक्षक था और वो भी संस्कृत भाषा की शिक्षा देता था। दूसरा अगला क्या है हमारा, अगला है परिषद। तो परिषद क्या है, इसमें 10 शिक्षक होते थे। परिषद में कितने, 10 शिक्षक होते थे और 10 शिक्षकों की एक परिषद थी जिसमें कई विषयों की शिक्षा दी जाती थी। परिषद क्या है, परिषद में 10 शिक्षक होते थे और इसमें कई विषयों की शिक्षा दी जाती थी। तो वो शिक्षण संस्था जिसमें 10 शिक्षक होते थे और कई विषयों की शिक्षा दी जाती थी, वो क्या थी, वो परिषद थी। अगला है चतुष्पदी। तो जो चतुष्पदी है वो क्या था, इसमें एक ही शिक्षक, इसमें केवल एक शिक्षक था, वो दर्शन, पुराण, विधि तथा व्याकरण 4 विषयों की शिक्षा देता था। एक शिक्षक क्या करता था, 4 विषयों की शिक्षा देता था, इसलिए इसको चतुष्पदी कहा गया है। कौन कौन से विषय, तो दर्शन, पुराण और आपका विधि और व्याकरण, ये 4 विषय चतुष्पदी में पढ़ाए जाते थे। कौन कौन से, दर्शन, पुराण, विधि और व्याकरण, इसीलिए इसको चतुष्पदी कहा गया। और इसे साथ ही क्या कहा गया, चतुष्पदी को ब्राह्मणी विद्यालय भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, चतुष्पदी का अन्य नाम क्या है, ब्राह्मणी विद्यालय भी है, इसको ब्राह्मणी विद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। अगला है विशेष विद्यालय। तो विशेष विद्यालय कौन से थे, तो विशेष विद्यालय वो विशेष संस्थाएं थी जहाँ पर विशेष प्रकार की शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करी जाती थी। जैसे यहाँ पर वाणिज्य की शिक्षा, चिकित्सा की शिक्षा, कृषि की शिक्षा, साथ ही सैन्य शिक्षा देने की व्यवस्था थी। तो जो विशिष्ट शिक्षण संस्थाएं हैं, विशेष विद्यालय हैं, वो कौन से थे, जिसमें विशिष्ट शिक्षा प्रदान करी जाती थी, चिकित्सा, कृषि, वाणिज्य और सैन्य शिक्षा प्रदान करी जाती थी, वो कौन सी संस्थाएं थी, तो वो विशेष विद्यालय होते थे। अगला है विद्यार्थी की दिनचर्या। तो विद्यार्थी की दिनचर्या किस प्रकार से थी, जो आश्रम में विद्यार्थी रहते थे, गुरुकुल में रहते थे, वो उनकी जो रूटीन है, डेली रूटीन, वो कैसा था, उनकी दिनचर्या किस प्रकार की थी। तो पहले वो उठते थे तो क्या करते थे, पहला उनका कार्य था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब 4 बजे वो उठ जाते थे। साथ ही 4 बजे उठने के बाद वो अपने जो डेली वाले कार्य हैं ये सब करते थे, नित्य कृत्य निवृत्त होना, ये सब करते थे। उसके बाद गुरु के स्थान के लिए पानी लाना। उसके बाद क्या करते थे, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सारे कार्य करते थे स्वयं के। उसके बाद
गुरु के लिए पानी लेने जाते थे स्नान के लिए, उसके बाद हवन के लिए लकड़ियाँ लाते थे, उसके बाद तीसरा काम था कि वहाँ से आने के बाद वो आश्रम की सफाई करते थे, और उसके बाद आश्रम की सफाई करने के बाद फिर जो गुरुकुल था उसमें पढ़ाई होता था, अध्यापन करते थे बच्चे। उसके बाद क्या करते थे, अध्ययन करने के बाद वो दोपहर के समय भिक्षा मांगने का कार्य करते थे। दोपहर के समय पहले सुबह उठेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त में अपना स्वयं का नित्य कृत्य का जो कार्य है वो करेंगे, उसके बाद गुरु के लिए क्या जल लेके आएंगे और हवन की लकड़ियाँ, उसके बाद आश्रम की सफाई करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। फिर क्या करेंगे, जब पढ़ होते हैं वो लोग, जो पढ़ने का टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद दोपहर हो जाती थी। दोपहर में क्या करते थे, जो आश्रम के आसपास जो बस्तियां होती थी वहाँ पर भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। तो ये उनका नित्य कृत्य का कार्य था, उस भिक्षा मांगने का कार्य, फिर भिक्षा मांग के लाते थे। तो ये उनकी जो दिनचर्या है, दिनचर्या में ये सारी चीज़ें शामिल थी। तो हम लोग दिनचर्या देख रहे थे, जो विद्यार्थी जीवन की दिनचर्या थी वो क्या थी, तो वो भिक्षा मांग के लाते थे। क्या भिक्षा मांग के लाते, अब जब भिक्षा मांग के लाए हैं तो उसको कुछ करेंगे ना, क्या करेंगे, उसको मतलब भोजन करते थे। फिर अब भिक्षा मांग के लाए हैं तो भोजन बनता था, फिर भोजन बनता था और वो भोजन करते थे, फिर विश्राम करते थे, उसके बाद वो फिर पढ़ते थे। बालक क्या करते थे, विद्यार्थी जो थे, अंतेवासी जो थे, वो फिर से पढ़ते थे, भिक्षा मांग के लाते थे, उसके बाद वो भोजन करते थे, भोजन करने के बाद थोड़ी देर विश्राम करते, उसके बाद वो फिर से पढ़ते थे, और फिर से पढ़ने के बाद क्या करते थे, फिर शाम को वो गायों को धोते थे। सुबह पहले किया, उसके बाद फिर शाम को गायों को धोना, और भोजन करके फिर क्या करते थे, ज़मीन पर सोते थे, मतलब ज़मीन पर वो भोजन करके सोते थे। उनके लिए कोई बिस्तर नहीं होता था कि बढ़िया आराम से स्पॉन्ज वाला बेड है उस पर आराम से चादर ओढ़ के सो रहे हैं जैसे आजकल के बच्चे करते हैं, लेकिन वो उस तरीके का बिल्कुल नहीं था। उनका जो जीवन था वो बहुत ही क्या था, श्रम साध्य था, बहुत ही मेहनत भरा था। और उस समय के जो बच्चे होते थे, जो अंतेवासी बालक होते थे, वो सारी चीज़ें उनको बहुत अच्छे से पता होती थी। वो ज्ञाता एक प्रकार के बन जाते थे आश्रम में रह के, क्योंकि वहाँ पर वो नियम और कानून के साथ उनको कोई भी प्रकार का इस प्रकार का जो कार्य वो नहीं करवाया जाता था जो उनके चरित्र को क्या करे, उनके चरित्र को बिगाड़े या उसमें बाधा डाले। तो वो ये सारी चीज़ें करते थे। भोजन करने के बाद वो कहाँ सोते थे, ज़मीन पर। ज़मीन पर क्या करते थे, वो आराम से सो जाते थे। तो ये फिर दूसरे दिन की दिनचर्या क्या थी, फिर यही सारे कार्य दूसरे दिन उठ करके वो करते थे। ये दूसरे दिन की दिनचर्या थी। अगला है भिक्षावृत्ति तथा भिक्षाटन। इसमें क्या है कि जो अंतेवासी छात्र होते थे वो गुरुकुल के लिए, आश्रम के लिए, और वहाँ पर रहने वाले जो भी आश्रम के अंतेवासी छात्र होते थे उनके लिए क्या करते थे, भिक्षा मांग के लाते थे। सभी क्या भिक्षा मांग के लाते थे गुरु के लिए, और उस भिक्षा से गुरु भी भोजन करते थे और शिष्य भी क्या करते थे, उसी में भोजन करते थे। ये थी भिक्षा व्रत तथा भिक्षाटन। मतलब हर बार उन्हें क्या है, जो गाँव के समीप बस्ती, जो आश्रम की समीप बस्ती होगी वहाँ पर भिक्षा लेने के लिए जाना पड़ेगा, तभी उनको भोजन मिलता था, अन्यथा वो भोजन कहाँ से करेंगे जब भिक्षा नहीं होगी। अगला है शिक्षा की अवधि। तो वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा की अवधि कब से कब तक थी? तो 8 वर्ष की अवस्था से उनकी शिक्षा प्रारंभ होती थी। किस संस्कार से? तो जो वैदिक काल था उसमें 8 वर्ष से उपनयन संस्कार होने के बाद बालक को गुरुकुल में प्रवेश मिलता था। उसके बाद क्या होता, जिस प्रकार से गुरुकुल में वो प्रवेश करता था उसी प्रकार से जब 24 वर्ष का बालक हो जाता था तो वहाँ पर क्या होता, एक संस्कार और होता था, समापवर्तन। कौन सा? समापवर्तन संस्कार वैदिक कालीन शिक्षा में होता था। जब शिक्षा बालक 24 वर्ष का हो जाता था तो समापवर्तन संस्कार करके बालक के आश्रम से क्या, आश्रम से बालक को विदा कर दिया जाता था। और जब समापवर्तन संस्कार हो जाता था तो बालक क्या कहलाता था, समापवर्तन संस्कार होने के बाद जो बालक है वो स्नातक कहलाता है। क्या कहलाता है? समापवर्तन संस्कार होने के बाद एक बालक क्या कहलाता है, स्नातक कहलाता है। 24 साल तक वो 8 वर्ष से 24 वर्ष तक वो आश्रम में रह करके शिक्षा ग्रहण करता था, और समापवर्तन संस्कार होने के बाद वो घर से वापस आ जाता था। घर में वापस आके जैसे ही 25 में था वो गृहस्थाश्रम में पहुंच जाता था, मतलब घर आकर के वो शादी वादी करता था। उसके बाद वो 25 से 50, हम लोग आश्रम पढ़े थे ना, हम लोगों ने आश्रम पढ़े थे, उसमें 24 साल तक वो आश्रम में रहेगा ब्रह्मचर्य में। उसके बाद जैसे ही 24 साल पूरे हो जाएंगे वो समापवर्तन संस्कार कर करके क्या करेगा, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। तो समापवर्तन संस्कार होने के बाद बालक क्या कहलाता था, स्नातक कहलाता था। तो शिक्षा की अवधि कितनी थी, 8 से 24 वर्ष थी। 8 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक। 8 वर्ष में उपनयन संस्कार और समापवर्तन संस्कार कब होगा, 24 वर्ष में होगा। अगला है पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम किस प्रकार का था? वैदिक कालीन शिक्षा में 2 प्रकार का
पाठ्यक्रम था। वैदिक कालीन शिक्षा में क्या था, 2 प्रकार का पाठ्यक्रम था, परा और अपरा। परा और अपरा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करी जाती थी। परा में क्या था, परा के अंतर्गत वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण, दर्शन, नीति शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। परा के अंतर कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते थे, परा के अंतर्गत वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण, दर्शन, नीति शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। और जो अपरा है, अपरा में क्या पढ़ाया जाता था, तो ज्योतिष, गणित और प्राणी शास्त्र, तर्क शास्त्र, इन विषयों की शिक्षा अपरा के अंतर्गत दी जाती थी। तो आप लोगों के एग्जाम में परा और अपरा पूछा गया है। तो प्राचीन कालीन जो शिक्षा है उसकी जो पाठ्यक्रम है उसको कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में, परा और अपरा। परा और अपरा, परा में क्या होगा, परा में वेद, वेदांत, दर्शन, पुराण इनकी शिक्षा दी जाएगी। और अपरा में क्या होगा, तो अपरा में ज्योतिष, गणित, प्राणी शास्त्र, तर्कशास्त्र, भूगोल, इन सब की शिक्षा दी जाती थी। किसमें, अपरा में दी जाती थी। तो ये याद रखिएगा, वैदिक कालीन शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में, परा और अपरा। ये पूछा जाता है। उपनयन संस्कार, तो उपनयन संस्कार जो था वैदिक कालीन शिक्षा की ये विशेषता है कि उसमें उपनयन संस्कार होता था। लेकिन क्या, लेकिन उसमें जो जाति थी, मतलब जो जैसे कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, तो उनके लिए जो संस्कार की जो उम्र है, उपनयन संस्कार की जो उम्र है वो अलग अलग थी। जो ब्राह्मण में उपनयन संस्कार, ब्राह्मण के बालक का उपनयन संस्कार कितनी वर्ष में होता था, तो 8 वर्ष में जो ब्राह्मण का बालक है वो उपनयन संस्कार के द्वारा आश्रम में प्रवेश करता था। लेकिन जो क्षत्रिय है वो कितने वर्ष की अवस्था में, तो उसके लिए 11 वर्ष निर्धारित है कि क्षत्रिय जो बालक है, क्षत्रिय का जो बालक है वो जब 11 वर्ष का हो जाएगा तब उसका उपनयन संस्कार होता था और तब उसे क्या है, आश्रम में प्रवेश मिलता था। और जो वैश्य का बालक होगा उसके लिए कितनी आयु निर्धारित थी, तो उसके लिए 12 वर्ष। जो वैश्य का बालक है जब वो 12 वर्ष का हो जाएगा तब उसको उपनयन संस्कार के द्वारा क्या मिलेगा, आश्रम में प्रवेश मिलेगा। तो ये क्या थी, वैदिक कालीन शिक्षा कि क्या थी, ये वैदिक कालीन शिक्षा के संस्कार की विशेषता थी कि उसमें उपनयन संस्कार के लिए जो उम्र है वो अलग अलग निर्धारित थे। ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष और वैश्य के लिए कितनी थी, वैश्य के लिए 12 वर्ष निर्धारित थी। अब समझते हैं नारी शिक्षा। तो नारी शिक्षा किस प्रकार की थी वैदिक कालीन शिक्षा में, तो वैदिक कालीन शिक्षा में नारियों को शिक्षा प्राप्त करने का स्वतंत्र रूप से अधिकार नहीं था। नारियों को स्वतंत्र रूप से जिस प्रकार से जो बालक है वो आश्रम में रह करके जाकर के पढ़ते थे उस प्रकार से नारियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। अगर नारियों को शिक्षा दी जाती थी तो कौन सी बालिकाओं को पढ़ाया जाता था, जो जैसे कि वहाँ पर जो राजा होते थे उनकी बालिकाएं, या वहाँ पर राज्य में जो कार्य करने वाले बड़े बड़े जो राजा या उसके अंतर्गत जो शासन में जो जिनका उच्च शासन होता था उनके घर की जो बालिकाएं उनको पढ़ाने के लिए साध्वी मतलब जो आचार्य होते थे उनकी पत्नियों के आश्रम में रख करके वहाँ पर पढ़ाया जाता था, या फिर उनको उनके महल में ही जाकर शिक्षा दी जाती थी। स्वतंत्र रूप से उन्हें आश्रम में रह करके पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये प्राचीन कालीन शिक्षा की एक विशेषता है कि स्वतंत्र रूप से उनको आश्रम में रहकर पढ़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन इस काल की कुछ विदुषी महिला भी थी जिन्होंने क्या है बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की और उन्होंने क्या किया, इसमें श्रेष्ठता प्राप्त करी है। तो वैदिक कालीन शिक्षा की विदुषी महिलाएं कौन कौन सी हैं ये भी याद रखिएगा। वैदिक कालीन शिक्षा की विदुषी महिलाएं कौन कौन सी हैं, अपाला, घोषा, रोमसा, लोकमुद्रा, विश्वारा, सरस्वती। वैदिक कालीन शिक्षा की विदुषी महिलाएं कौन कौन सी हैं ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन कौन सी हैं, अपाला, घोषा, रोमसा, लोकमुद्रा, विश्वारा और सरस्वती, ये वैदिक कालीन शिक्षा की विदुषी महिलाएं हैं। तो इनका नाम पूछा जाता है कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है वैदिक कालीन शिक्षा की विदुषी महिलाएं कौन कौन सी थी। तो आप लोग ये लिख सकते हैं कि अपाला, घोषा, रोमसा, विश्वारा और आपकी जो सरस्वती हैं ये क्या है, वैदिक कालीन जो वैदिक कालीन है उसकी विदुषी महिलाएं हैं। अगला है परीक्षाएं। तो वैदिक कालीन शिक्षा में परीक्षाएं नहीं होती थी मतलब पेन पेपर का यूज नहीं था। वहाँ पर मौखिक शिक्षा दी जाती थी, श्रवण, मनन और चिंतन। ये 3 प्रकार की क्या थी शिक्षा की जो विशेषताएं हैं ये थी। बच्चों को श्रवण करना होता था, आचार्य क्या करते थे, वेद उनको बढ़ाना है तो वो सामने बैठते थे थोड़ा सा उच्च स्थान पर, और जो छात्र अंतेवासी वो नीचे बैठते थे और वहाँ से वो वेद क्या करते थे, पूरा बच्चों को सुनाते थे। तो बच्चे वहाँ से सुनते थे। श्रवण का मतलब है सुनते थे, मनन का मतलब होता है कि वो अपने मन में उनको याद करते थे, और चिंतन का मतलब होता है वो अपने दिमाग में उसको बिल्कुल कंठस्थ कर लेते थे। तो
जो वैदिक काल है उसमें परीक्षाएं नहीं होती थी, मौखिक परीक्षाएं होती थी। जिस प्रकार से उनको वेद पढ़ाया जाता था उस प्रकार से वेद उनको पूरा रटा होना चाहिए, जुबान पर उनकी हर एक पंक्ति कंठस्थ होनी चाहिए। और अगला जब एक वेद पूरा कंठस्थ हो जाता था तभी दूसरा वेद पढ़ाया जाता था। ये वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषता थी कि उसमें श्रवण मनन और चिंतन की शिक्षण विधि अपनाई गई थी। श्रवण मनन और चिंतन की शिक्षण विधि अपनाई गई थी। परीक्षाएं नहीं होती थी, मौखिक परीक्षाएं होती थी। जो वेद पढ़ाया जा रहा है उसको पहले पूरा कंठस्थ करा दिया जाता था। हर जो छात्र है उसको पूरा जुबान पे क्या होना, मौखिक रूप से याद होना चाहिए। जब वो याद हो जाता था, पूरा रट हो जाता था, पूरा कंठस्थ हो जाता, तभी आगे दूसरा वेद पढ़ाया जाता था। अगला है समापर्तन संस्कार। तो समापर्तन संस्कार बालक का कब होता था? 24 वर्ष की अवस्था में। हम लोगों ने जाना 24 वर्ष की अवस्था में होता था। और इस के बाद बालक क्या कहलाता था? स्नातक कहलाता था। इस संस्कार के पश्चात बालक गुरु दक्षिणा देकर गुरुकुल से विदा होकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। तो ये समापर्तन संस्कार की विशेषता थी कि बालक क्या करता था? बालक गुरु दक्षिणा गुरु को दे करके 24 वर्ष की अवस्था में समापर्तन संस्कार होता था। जैसे कि उपनयन संस्कार होता था, वहाँ पर समापर्तन संस्कार का समारोह मनाया जाता था और बालक को आश्रम से विदा दी जाती थी। और जो बालक है गुरु को, आचार्य को गुरु दक्षिणा दे करके आश्रम से विदा लेता था। और क्या कहलाता है समापर्तन संस्कार के बाद? तो स्नातक कहलाता है। और वहाँ से जाकर के वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, मतलब घर जाकर के वो शादी विवाह करता था। तो ये समापर्तन संस्कार 24 वर्ष की अवस्था में होता है और 25 वर्ष की अवस्था में वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता था। तो ये क्या था? ये आश्रम के अनुसार बच्चों को क्या है, उनका जीवन काल जो है 100 वर्ष में 4 आश्रम बनाएंगे तो उन्हीं के अनुसार उनका जीवन काल निर्धारित किया था। पहला कब से था? तो पहला कब से था? 25 वर्ष तक था। और दूसरा 25 से 50 था। तो 25 वर्ष में समापर्तन संस्कार हो करके वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता था। तो ये वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं थी। इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से जिस प्रकार से बताया गया है समझा होगा, तो अगर विशेषताओं से कोई क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं बिल्कुल, क्योंकि इसी क्वेश्चन आता है और इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब ये आप लोगों का जो विशेषताएं हैं वो पूरी हो चुकी है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? वैदिक कालीन शिक्षा के तो दोष पढ़ेंगे। जो विशेषताएं होती हैं वही गुण होते हैं, ये आप लोग जान लीजिए। अगर वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं पूछी जाएं तो यही लिखिएगा। अगर गुण पूछे जाए तो विशेषताओं को गुण में लिखा जाता है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैदिक कालीन शिक्षा के दोष। तो ये हम लोगों की विशेषताओं वाली क्लास थी। तो अब बताइएगा इस क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।